नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संध्या अनमोल और आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अम्लीय मृदा क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है और ये कहां कहां पाई जाती है। आज इन्हीं पर सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, जो हमें बताएंगे अम्लीय मृदा के बारे में। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे अम्लीय मृदा, ये बहुत ही एक ऐसा शब्द है जो शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अम्लीय मृदा है क्या। जैसा कि आपने कहा, ये वास्तविकता है जी कि क्षारीय मृदाओं को, जिसे ऊसर कहते हैं, ऊसर मृदा को तो बहुत से लोग जानते हैं जी, और गवर्नमेंट भी ऊसर सुधार की योजना चला रही है, बिल्कुल लगी हुई लेकिन अम्लीय मृदाओं के बारे में किसान पूर्णतः अनभिज्ञ है जी और ये बहुत ही ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाली अम्लीय मृदा होती है। जी। मृदा की प्रकृति का जब अध्ययन करते हैं तो हम अम्लीय, उदासीन और क्षारीय जी 3 भागों में मृदा को विभाजित करते हैं। जी जहाँ पर अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो अम्लीय हो जाती है। जी अगर अम्लीय और क्षारीय दोनों की मात्रा समान बनी रहती है, संतुलन समान रहता है, तो हमारी मिट्टी उदासीन होती है और वो मिट्टी हमारी फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। जी। और जब हम क्षारीयता की तरफ बढ़ जाते हैं, क्षारीय लवण बढ़ जाते हैं, तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो अम्लीय मृदा है, इसके लिए जो पानी है, इसको हम रसायन विज्ञान के अनुसार से H2O को HOH में बांट देते हैं। बिल्कुल। तो जो मृदा के अंदर H आयन कंसंट्रेशन होता है, सॉइल सिस्टम्स के प्रोटॉन को ही हम H आयंस कहते हैं। तो सॉइल सिस्टम के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो मृदा में अम्लीयता को बढ़ाते हैं और उसी के आधार पर हम कहते हैं कि हमारी मिट्टी अम्लीय है। जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इनकी सांद्रता बढ़ जाती है H आयंस की, तो हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है। बिल्कुल। और इसके नापने के लिए हम डिनोट करते हैं इकाई pH, और pH का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति। तो इस तरीके से ये जो मृदाएं हैं, H आयन कंसंट्रेशन होने की वजह से ही अम्लीय कहलाती हैं और इन्हीं को अम्लीय मृदा कहा जाता है। ये फसलों में किस तरह की हानि पहुंचाती हैं? देखिए, फसलों में जहाँ तक हानि पहुँचाने वाली बात यह है कि जब भी हम इसका pH कम हो जाता है जी, तो जब इसका pH कम होता है तो हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे फास्फेट हमने दिया जी, तो ये फास्फेट को, जो इसमें तत्व होते हैं, एल्युमिनियम और जो तत्व होते हैं, इनके साथ मिलकर के मृदा में फिक्स हो जाता है। स्थिरीकरण, फिक्सेशन ऑफ फास्फेट थ्योरी है जी। उसमें हम तो, किसान तो ये कहता है कि हमने फास्फेट डाला, लेकिन जड़ें जो हैं उसको नहीं ले सकती जी। और वो जाकर के एक तरीके से सॉइल में स्टोर हो जाता है, स्थिर हो जाता है जी। तो इस तरीके से जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ज़्यादा जब कम pH हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा pH कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन शुरू हो जाता है, ट्रेस एलिमेंट्स भी पौधे को नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरीके से ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी पहचान, जो अम्लीय मृदा होती है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? देखिए, इसकी पहचान करने के लिए इसका मृदा परीक्षण कराना परम आवश्यक है जी। और मृदा परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले किसान को कहा जाता है कि आप मृदा परीक्षण कराइए और संतुलित उर्वरक प्रयोग करिए। तो संतुलित उर्वरक प्रयोग में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संस्तुति दी जाती है मृदा परीक्षण में, लेकिन उसके साथ साथ हम pH का भी विश्लेषण करते हैं जी। तो जब हमारी मिट्टी 7 pH से नीचे होती है तो हम कहते हैं हमारी मिट्टी अम्लीय है जी। 7 pH होता है तो हम कहते हैं उदासीन, यानी ना तो ये अम्लीय है ना क्षारीय है, बिल्कुल, और हमारे फसल के लिए बहुत ही उत्तम है जी। और जब ये 7 से ऊपर हो जाती है तो मिट्टी क्षारीय होने लगती है।
तो अब इसके लिए हमें कैसे पता लगाना कि हमारी अम्लीय है? जी। सबसे पहले हम मिट्टी का नमूना जो हम फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के लिए जो नमूना हम किसान लेकर के और प्रयोगशाला में भेजता है और उसकी जांच होने के बाद वो रिकमेंडेशन देता है। बिल्कुल। तो उसी में वो पीएच भी करते हैं, पीएच करते हैं, उपलब्ध नाइट्रोजन करते हैं, फास्फेट करते हैं और पोटास करते हैं। बिल्कुल। तो पीएच जब वो बता दे कि आपकी पीएच 7 से कम है तो अम्लीय है जी, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। अब इसके लिए करते क्या है कि जो नमूना हमने प्रयोगशाला में भेजा है, ये नमूना प्रयोगशाला में जाकर इसका अच्छी तरीके से 2 मिलीमीटर की सीप से इसकी छान करके और विश्लेषण के लिए तैयार किया जाता है। जी। जब ये विश्लेषण के लिए तैयार हो जाता है तो 10 ग्राम मिट्टी एक बीकर में हम ले लेते हैं जी। और उस बीकर में 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल करके जी। और उसको हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं और उसको राड से, शीशे की राड से खूब अच्छी तरीके से हिला देते हैं ताकि मिट्टी उसमें डिस्टिल्ड वाटर में अच्छी तरीके से घुल जाए। बिल्कुल। अब जब ये 1 घंटे तक रख दिया हमने, तो रखने के बाद फिर हम इसको जांच करते हैं। बिल्कुल शुक्ला जी, आपने जैसे कि बताया है यहाँ पर कि जो अम्लीय मृदा है उसकी पहचान किस तरह से की जाए, इस पर भी चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। तो डॉक्टर शुक्ला जी, ये उत्पन्न कैसे होती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। देखिए, इसके उत्पन्न करने के लिए बहुत से कारक हैं, जी। एक ही चीज जिम्मेदार नहीं है। जी जी। जहाँ बहुत बरसात होती है और बरसात के साथ साथ मिट्टी में पर्कुलेशन भी ज्यादा होता है, रिसाव जिसे कहते हैं। ब्रेक के बाद बातें खेती की में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अम्लीय मृदा की जो पहचान है वो कैसे की जाती है। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम आपको यही बता रहे थे कि अम्लीय मृदा की पहचान किस रूप में की जाती है। हम इस चर्चा को आगे और विस्तार में लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि अम्लीय मृदा की पहचान और किस तरह से की जाती है। डॉक्टर जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले आप बताया कि अम्लीय मृदा की पहचान किस तरह से की जाती है। मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा और विस्तार में बताइए। हाँ, तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो 10 ग्राम मिट्टी लेकर के 50 ml उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला है और राड से चला करके 1 घंटे के लिए रख दिया जी। अब जब 1 घंटे के लिए रख देने के बाद इस बीकर को हम लेकर के और जो पीएच मीटर, एक यंत्र होता है जिसको हम पीएच मीटर कहते हैं। आप जिस तरीके से कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर पे पूरा स्क्रीन होता है, जी। इसी तरीके से पीएच मीटर का भी स्क्रीन होता है जिसमें 0 से लेकर के और 14 तक आपके अंक होते हैं जी। और उसी पर जो सुई, जैसे हमारी घड़ी की सुई होती है जी, उसी तरीके से इसमें एक सुई लगी हुई होती है जी। तो जब बीकर को हम पीएच मीटर के पास लेकर के, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, शीशे की कांच की सी एक नली सी होती है जी। वो इलेक्ट्रोड को जब हम उसमें बीकर में डालते हैं और बीकर में डालने के बाद जब हम पीएच मीटर को ऑन करते हैं तो हमारी सुई चलना शुरू कर देती है जी। और चलने के बाद जहाँ पर ये सुई रुक जाती है तो हम उसी को नोट कर लेते हैं कि हमारा पीएच इतना है। अब अगर सुई 7 से ऊपर नहीं गई है और नीचे ही रह गई है, 7 से नीचे रह गई है, तो निसंकोच हम कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी अम्लीय है। और ऐसी दशा में अगर मिट्टी अम्लीय है तो ये मिट्टी बहुत ही पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक है और इस मिट्टी को, अम्लीय मिट्टी को, हम इसीलिए प्रॉब्लम सॉइल के नाम से भी पुकारते हैं जी, क्योंकि एक समस्या है ये, इसलिए इसको प्रॉब्लम सॉइल के नाम से भी पुकारते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर शुक्ला जी, ये उत्पन्न कैसे होती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। देखिए, इसके उत्पन्न करने के लिए बहुत से कारक हैं, एक ही चीज जिम्मेदार नहीं है। जी जी। जहाँ बहुत बरसात होती है और बरसात के साथ साथ मिट्टी में पर्कुलेशन भी ज़्यादा होता है, रिसाव जिसे कहते हैं जी। तो होता क्या है कि जैसा मैं पहले बता चुका
कि अम्लीय तत्व भी होते हैं और क्षारीय तत्व भी होते हैं। बिल्कुल। ये क्षारीय तत्व जो है पानी के साथ घुल कर के नीचे रिस करके चले जाते हैं। बिल्कुल। और मृदा में बच रहता है एल्युमिनियम और आयरन। ये आयरन और एल्युमिनियम जो है ये मृदा में अम्लीय तत्वों को डेवलप करता है। बिल्कुल। और एच आयंस को ये बढ़ाता है। तो जब एच आयंस बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। बिल्कुल। तो जहाँ पर अधिक बरसात हो और मिट्टी में परकोलेशन ज़्यादा होता है तो पहला कारण ये है कि वहाँ की मिट्टी अम्लीय पाई जाती है। जी। उसके बाद दूसरा है पैतृक, पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ। लोगों का जो मृदा विज्ञान में अपना अध्ययन किए हैं जी। उनका कहना है कि चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनी। जी। चट्टानें धीरे धीरे टूटती रहती हैं जी। और छोटे छोटे कणों में आपस में टकरा करके, आपने देखा नदियों में ऊपर से पहाड़ से चट्टान गिरती है तो इसके लिए बहुत समय लगता है। जी। तो जिस चट्टान में जो खनिज लवण पाए जाते हैं उस खनिज लवण के गुण उस मिट्टी में आते हैं। जी। तो जो ग्रेनाइट वाली राख्स हैं हमारी, जो हमारी चट्टानें हैं, उनके टूटने से अगर मिट्टी बनी है जी। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि मिट्टी अम्लीय होगी। बिल्कुल। क्योंकि ये पैतृक यानी आपके जेनेटिकल कैरेक्टर में आ गया। अगर ग्रेनाइट से मिट्टी बनी है तो मिट्टी अम्लीय होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या शुक्ला जी ये ज़रूरी है कि जो अम्लीय मृदा है उस पर कुछ स्पेसिफाई ही क्रॉप्स हैं जो लग सकती हैं, या फिर हम या जो किसान भाई हैं वो किसी भी क्रॉप को लगा सकते हैं? नहीं, देखिए, जब तक कि उसका उपचार न कर लें हम तब तक हम कोई भी फसल बोएंगे। जी। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि जब हम उर्वरक देते हैं, विशेषकर हमने फास्फेट दिया और स्थिरीकरण हो गया उसका, जी। तो जब पौधे को मिल ही नहीं रहा, जब खुराक ही नहीं मिल रही है तो फसल कहाँ से हमारा अधिक उपज देगी? बिल्कुल। तो अम्लीय मृदाओं का सुधार करने के बाद ही उसमें हम फसलें लें। अब तीसरा कारक है जी कि जो मृदा को अम्लीय बनाता है उसमें सब जो है हमारा उर्वरक का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम अम्लीय उर्वरकों को इस्तेमाल करते हैं जी तो हमारी मिट्टी अम्लीय होती है। जैसे पहले अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर चलता था जो हमारे नाइट्रोजन के लिए बहुत रिस्पांसिबल था। जी। तो ये अमोनियम सल्फेट जो है वो मिट्टी में अम्लीयता को बढ़ाता था। जी। इसी तरीके से अमोनियम नाइट्रेट भी था। बिल्कुल। तो अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट ये दोनों ही मिट्टी में अम्लीयता को बढ़ाते थे। और अब अमोनियम सल्फेट जो है वो लगभग करीब करीब बंदशाई हो चुका है, जल्दी मिलता नहीं है और उसकी जगह पर यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो तत्व हैं ये तत्व जो हैं हमारे अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक ये भी मृदा को अम्लीय बनाने में सहायक होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब डिकम्पोजिशन होता है, जो हमारे खेत में कूड़ा करकट या जो हम खाद डालते हैं इसको माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है इसको खाते हैं। खाने के बाद इसका जो है ह्यूमस बनता है। ह्यूमस ये एक भूरे रंग का पदार्थ होता है कि जो मृदा की उर्वरा स्तर को बढ़ा देता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये उर्वरा स्तर को तो बढ़ाता है लेकिन इससे मृदा की अम्लीयता भी बढ़ती है। तो डॉक्टर शुक्ला जी, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर बताया है कि अम्लीय मृदा किस तरह से उत्पन्न होती है, हम इस पर आपसे और बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे और साथ हम ये भी जानेंगे कि अम्लीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे भारतवर्ष में अम्लीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, जो कृषि विभाग के शोध विभागों के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया उसमें विशेषकर वेस्ट बंगाल का मतलब है पश्चिमी बंगाल का सर्वेक्षण किया गया।
ब्रेक के बाद बातें खेती की में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अम्लीय मृदाएं किस तरह से उत्पन्न होती हैं और अम्लीय मृदाएं कहां कहां पाई जाती हैं। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, हम ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि अम्लीय मृदाएं किस तरह से उत्पन्न होती हैं। क्या कोई और भी कारण है जिसकी वजह से अम्लीय मृदाएं उत्पन्न होती हैं? हाँ, देखिए, कार्बनिक पदार्थ जो हैं जी, उनकी वजह से भी प्रभाव पड़ता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ जब सड़ते हैं जी, तो कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक ये तत्व का निर्माण इनमें से होता है जी, और ये एच आयंस को जो है अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं जी, तो इससे जो है एच आयंस कंसंट्रेशन बढ़ता है और जब एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि मृदा जो है अम्लीय हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब ये कार्बनिक अम्ल चढ़ाव होने के बाद जो ह्यूमस तैयार हुआ जी, उसके कारण ये उत्पन्न हुए हैं जी। तो ऐसी दशा में जहाँ पर मैं बता दूं आपको, जब बहुत ऊंचे जहाँ पर पहाड़ पे बर्फ़ पड़ती है, टेम्परेचर कम होता है, बर्फ़ पड़ती है जी, और पत्तियाँ भी गिरती हैं। बिल्कुल। तो जब पत्तियाँ गिरी और उसके ऊपर से बर्फ़ पड़ा, धीरे धीरे पत्ती सड़ी जी, मिट्टी में मिली। तो अब जब वो पत्तियां सड़ती हैं जी, तो वही है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका डिकम्पोजिशन हुआ जी, और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होने के बाद उसमें जो है कार्बनिक अम्ल बने हैं जी, और कार्बनिक अम्ल ने मिट्टी को अम्लीय कर दिया। इसीलिए बहुत ऊंची पहाड़ियों पर जी, जो मृदा मिलती है उसमें 40% तक ऑर्गेनिक मैटर होता है और वो मिट्टी अम्लीय होती है। बिल्कुल। उसके बाद आता है एल्युमिनियम और आयरन जी, एल्युमिनियम सिलिकेट और खनिज पदार्थ जो हैं ये भी मिट्टी को अम्लीय बनाने में बहुत सहायक होते हैं जी, और खासकर जो है एल्युमिनियम करता क्या है कि एल्युमिनियम जब पानी के साथ रासायनिक क्रिया करता है जी, तो पानी के साथ रासायनिक क्रिया करते 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 ये लास्ट में जो है एच आयंस कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है जी, और एच आयंस कंसंट्रेशन को बढ़ा करके ये मिट्टी को अम्लीयता की तरफ को ले जाता है जी, और इसी तरीके से आयरन भी है, आयरन भी ये मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ाता है जी, तो ये जो खनिज लवण हैं ये भी हमारी मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रस ऑक्साइड जी, हाइड्रस ऑक्साइड में जो है हमारा आयरन रिस्पॉन्सिबल है और एल्युमिनियम रिस्पॉन्सिबल है जी, और ये जो है ये ऑक्साइड जो है वो भी जो है एच आयंस कंसंट्रेशन को जी, बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये जितने कारक हैं ये सब मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ाने में सहायक होते हैं और एच आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये जो कारक हैं इन्हीं कारणों से जो अम्लीय मृदा है वो उत्पन्न होती है। बिल्कुल। भारतवर्ष में डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतवर्ष में अम्लीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, जो कृषि विभाग के शोध विभागों के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया उसमें विशेषकर वेस्ट बंगाल जी, वेस्ट बंगाल का मतलब है पश्चिमी बंगाल जी, का सर्वेक्षण किया गया जी, और वहाँ पर जो है जिलेवार ये बताया गया कि किस जिले में कितने लाख हेक्टर जमीन हमारी अम्लीय है जी। वैसे बिहार का भी में भी कुछ अंश जो है वो अम्लीय मृदाओं का है पाया जाता और लेकिन कम है एरिया जहाँ पर ज़्यादा बड़ा पानी आने का और जो पर्कुलेशन जैसा मैंने बताया जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर मिट्टी अम्लीय हो जाती है। लेकिन समस्या जैसे हमारे यहाँ ऊसर की समस्या ज़्यादा है उतनी समस्या हमारे पूरे भारतवर्ष में अम्लीय मृदाओं की नहीं है और इसीलिए किसान जो है इससे ज़्यादा विज्ञ नहीं है। बिल्कुल। तो जो हमारे वेस्ट बंगाल का जो सर्वे हुआ है उसमें जिले के अनुसार हमारा बताया गया है कि 21 जिले में कितने लाख हेक्टर जमीन अम्लीय है जी। तो हमारा एक तो है बनकुरा जी, उसमें आपका 0.104 लाख हेक्टर जमीन हमारी अम्लीय है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा जिला आता है बिरबहम, बिरबहम में जो है 0.086 लाख हेक्टर जो है जमीन है। उसके बाद आता है वर्धमान, वर्धमान में 0.620 हमारी लाख हेक्टर जमीन वर्धमान में अम्लीय है। उसके बाद आता है दार्जिलिंग,
जी। दार्जिलिंग वैसे बहुत ही तारीफ होती है दार्जिलिंग की, बिल्कुल। लेकिन यहाँ की मिट्टी जो है वो 0.235 लाख हेक्टेयर तक अम्लीय है यहाँ की। जी। उसके बाद आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में भी 0.369 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी अम्लीय है। जी। उसके बाद आता है मिठनापुर, इसमें 0.306 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी अम्लीय है। और उसके बाद पुरौलिया जो है 0.200 लाख हेक्टेयर। तो इस तरीके से सबसे भारी जो हमारी समस्या है वो समस्या हमारी वेस्ट बंगाल में अम्लीय भूमि की है। बिल्कुल। तो शुक्ला जी, मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप हमारे किसानों को संदेश दीजिए कि वो किस तरह से अपनी ज़मीन का रखरखाव करें जिससे उनकी ज़मीन अम्लीय मृदा में ना बदले। देखिए, किसानों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से क्षारीय मृदाओं के प्रति वो अपने में सशंकित हैं और उसके सुधार के लिए प्रयत्नरत हैं, उससे ज़्यादा अम्लीय मृदाओं के लिए वो उनको जो है प्रयत्नरत रहना चाहिए, ताकि उनको जो उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि ये उर्वरक हमारी फसल को मिलते ही नहीं है, ज़मीन में इकट्ठे हो जाते हैं, भंडार के रूप में इकट्ठे बने रहते हैं। तो ऐसी दशा में अम्लीयता को दूर करने के लिए उसके उपाय करना बहुत आवश्यक है। और जांच कराने के बाद, बार बार ये जांच कराने के बाद ये देख लें कि मिट्टी हमारी उदासीन हो गई है, तब तक उसके उपाय करते रहें। तो जैसे कि शुक्ला जी ने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि आप अपनी ज़मीन का रखरखाव किस तरह से करें जिससे आपकी ज़मीन अम्लीय मृदा में ना बदले, और जैसा कि आज के इस अंक में हमने भी आपको बताया है अम्लीय मृदा क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। लेकिन हम आपको अगले अंक में बताएंगे कि अम्लीय मृदा से फसलों पर किस तरह का विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारियां हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपको इससे जुड़ी और बहुत सारी जानकारियां बताएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। हमारा फोन नंबर है 012049800000। आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9769577049।